हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इस चैप्टर में नीट से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 भी आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और आप इसको इजीली रिवाइज करके इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें अपन ने पुष्प के बारे में पढ़ा, कुछ नॉर्मल सी डेफिनेशन देखी और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा कि पुष्प के कुछ चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में वापस वही सब चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अपन सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पुष्प की एक परिभाषा लिख देता हूँ जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। पुष्प यानी फ्लावर, इसका मतलब होता है यह एक संघनित प्ररोह है जिसका मुख्य कार्य जनन होता है। यह एक संघनित प्ररोह मतलब एक रूपांतरित संघनित प्ररोह है जिसका मेन काम होता है जनन का। इसमें 4 चक्र होते हैं, जिसमें से 2 चक्र जो होते हैं वो मेन होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसमें 4 चक्र होते हैं और ये चारों कौन कौन से हैं ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी पास कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका अगर डायग्राम देखें तो एक शॉर्ट में अपन इसका डायग्राम देखते हैं। और यहाँ पे बीच में इस तरह की संरचना जिसको अपन अंडाशय कहते हैं, और यहां से लगे हुए तंतु और परागकोश इस तरह से। तो इसमें 3 पार्ट जो अपन ने देखे यहाँ पे, और अंदर वाला ये हो गया कैलिक्स, ये वाला हो गया करोला, फिर ये बीच में जो बना है ये हो गया गाइनोशियम यानी जायांग, और ये वाला पार्ट इसको अपन कहते हैं एंड्रोशियम यानी पुमंग। कैलिक्स और कोरोला के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। पर हाँ, यहाँ पे एंड्रोशियम मेन है, गाइनोशियम भी मेन है, और उनका डीप स्टडी हमको यहाँ पे करना है। अच्छा, एक ऐसी शाखा होती है विज्ञान की जिसमें अपन पुष्प की स्टडी करते हैं, पुष्प की देखरेख और उसकी किस तरह से वृद्धि कराई जाए, उसको कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं वृद्धि करने के लिए, कौन से हार्मोन चाहिए होते हैं, मतलब जिस सारी स्टडी पुष्प से रिलेटेड, इस सब को अपन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन पुष्प का अध्ययन करते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी डैश करके। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन पुष्प का अध्ययन करते हैं, इसको अपन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एंड्रोशियम वाले भाग की, और एंड्रोशियम में भी जो उसकी इकाई होती है पुंकेसर, स्टेमन, और उसके अंदर जो जो संरचनाएं होती है वो सब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम के बारे में, जिसे अपन पुमंग कहते हैं। पहली बात तो यह नर जनन तंत्र है।
और इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो यूनिट होती है, इसको अपन कहते हैं पुंकेसर। स्टेमन, पुंकेसर को अपन स्टेमन कहते हैं। और ये जो पुंकेसर होता है ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो ये कुछ हमें इस तरह का मिलता है, दिखाई देता है। इसको यहाँ पे हम कहते हैं, ये है तंतु, ठीक है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। और ये है परागकोश, जिसको हम एंथर कहते हैं। दो चीजें इसमें होती है, तंतु जो होता है उसमें जनन क्षमता नहीं होती, जबकि परागकोश जो होता है उसमें जनन क्षमता होती है। तो अब अपन यहाँ पे परागकोश की संरचना देखेंगे, अब डिटेल में देखेंगे। अब मेन चैप्टर, जो चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डालता हूँ परागकोश के बारे में। परागकोश, एंथर। सबसे पहले अपन यहाँ पे परागकोश की एक संरचना देखते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर इसका दिखता है और कौन कौन सी चीजें उसमें होती है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो परागकोश का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें कुछ परतें होती हैं। ये परतें अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसे हम बाह्य त्वचा और बाह्य थीसियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बाहर वाली परत है, तो इसको अपन कहते हैं एपिडर्मिस या एक्सोथीसियम। तो इसको मैं कह रहा हूं बाह्य त्वचा या बाह्य थीसियम। ये सबसे बाहरी त्वचा है और ये इसको सुरक्षा देती है। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं, ये बाहरी आवरण और सुरक्षा देता है। दूसरी जो लेयर आती है इसको अपन कहते हैं एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। इसको यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ये है अंतस्थीसियम। इसी को अपन कहते हैं एंडोथीसियम। अंडर एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम जो है ये दूसरी परत है, सेकंड लेयर है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स होते हैं। अल्फा सेल्यूलोज रेशे होते हैं। और ये अल्फा सेल्यूलोज के जो रेशे होते हैं ये जलीय पादपों में नहीं पाए जाते। मतलब सामान्यतः ये पाए जाते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं, परंतु ये जो जलीय पादप होते हैं उनमें अनुपस्थित होते हैं।
बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अल्फा सेलुलोज रेशे अगर पूछा जाता है कहाँ है तो अंतःस्थितियम में होते हैं। इसके बाद ये तो अपन ने 2 परत बना ली। अब तीसरा जो आता है, तीसरी परत जो होती है वो 1 से 3 परतीय संरचना होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी पतली संरचना बनाता हूँ जो 1 से 3 परत तक होती है। जैसे ये मैंने एक बना दी, इसके बाद ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये 3 परतें अपन ने बनाई है। ये जो परत है ये है मध्य परत। यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके बारे में। मध्य परत, ये मध्य परत जो है ये 1 से 3 परतीय होती है। अच्छा, ये जो शुरू की तीनों परतें, बाह्य त्वचा हो गई, अंतःस्थितियम हो गया और मध्य परत हो गया, ये पराग कोश के स्फुटन में सहायता करते हैं और उसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 परतें हैं ये स्फुटन, स्फुटन के अलावा ये सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ये 3 परतों का काम है। इसके बाद जो चौथी परत आती है, चौथी परत को हम कहते हैं टैपेटम। और ये टैपेटम परत जो होती है ये थोड़ा अंदर तक रहती है, कुछ इस तरह से। ये चौथा है टैपेटम। टैपेटम कोशिकाएं जो होती हैं ये, इनमें डीएनए पाया जाता है। ये सबसे भीतरी परत वाली कोशिकाएं हैं, डीएनए होता है, बहुकेंद्रकीय होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका अंदर जो संरचना विकसित होती है उसको पोषण प्रदान करना। तो टैपेटम के बारे में, सबसे भीतरी परत, बहुकोशिकीय, इनमें डीएनए होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इनमें कुछ पदार्थ होते हैं जो जो ये अंदर वाले कोशिकाओं को, अंदर वाली संरचनाओं को जिससे पोषण देती है। तो पोषण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। किसको पोषण प्रदान करती है? ये जो अंदर कोशिकाएं हैं, जैसे लघु बीजाणुधानी हो गया, वहां पे जो परागकण विकसित होते हैं उनको ये पोषण देती है। टैपेटम में कुछ स्त्रवी कोशिकाएं भी होती हैं। जैसे अगर थोड़ा सा मैं डीप में जाऊं, सिर्फ मैं नाम बस बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। टैपेटम में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है स्त्रवी कोशिकाएं और दूसरी होती है अमीबॉइड कोशिकाएं। स्त्रवी कोशिकाएं नाम से समझ में आ रहा है कुछ पदार्थों का श्रवण करेंगी, ठीक है। दूसरी होती है अमीबॉइड कोशिकाएं, इनका मेन जो काम होता है वो पोषण का होता है। मतलब मेन टैपेटम का काम जो है पोषण का, वो इनकी कोशिकाओं का भी होता है। टैपेटम कोशिकाओं में कुछ पदार्थों का संश्लेषण होता है। जो पदार्थ टैपेटम बनाता है यह
स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन, पराग किट यानी पोलन किट, और साथ साथ में यूबिस्काई। ये इन चारों का संश्लेषण भी करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्पोरोपोलेनिन जो एक बहुत ज़्यादा ठोस पदार्थ है, इसका ना आसानी से अपघटन होता है, ना ये टूटता है, ना ताप के कारण, ना किसी दाब के कारण इस पर प्रभाव पड़ता है, ये ऐसा पदार्थ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर ये पूछते हैं कि ये कहाँ से बनता है तो आंसर है टैपेटम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि सबसे टफ मटेरियल, सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है, तो इसका आंसर है स्पोरोपोलेनिन। तो ये 4 तरह के पदार्थों का स्त्रवण टैपेटम के द्वारा होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब अंदर की तरफ यहां पे गोल संरचनाएं होती हैं। एक संरचना है जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, ये 1 2 3 और ये 4। ये पराग कोश में 4 संरचनाएं, चारों एक एक किनारे पे। इन संरचनाओं को अपन कहते हैं लघु बीजाणुधानी। ये है लघु बीजाणुधानी, जिसको अपन माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। लघु बीजाणुधानी में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, और वो विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो लघु बीजाणुधानी जो है ये टोटल 4 हैं, और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं विभाजन के बाद जो बनती हैं, इनको अपन कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका सक्षम होती है परागकण बनाने के। परागकण कैसे बनता है ये मैं अभी कुछ समय के बाद डिस्कस करूंगा। यहां पे हर कोशिका में एक एक केंद्रक होता है। तो ये 4 अपने लघु बीजाणुधानी यहां पे बनाई, और अंदर इसके लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यहां पे ये कुछ जगह होती है जहां से स्फुटन होता है। देखिए यहां पे मैंने परतों को हटा दिया है। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां से परागकण बाहर निकलते हैं। इस स्थान को हम कहते हैं स्टोमियम। ये स्थान कहलाता है स्टोमियम। स्टोमियम वो भाग है जहां से स्फुटन के पश्चात परागकण निष्कासित होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्योंकि भाई यहां से बनेंगे तो बाहर निकलने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो वो इस मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन जो होती है, जो परतें होती है, ये इनका स्फुटन होता है, और फिर यहां से परागकण बाहर निकलते हैं। तो ये हमने स्टडी किया परागकोश की संरचना। अब देखिए आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पे 2 पालियां बन रही हैं, 2 पालियां बन रही हैं। और अगर यहां से देखें तो ये एक कोष्ठ यहां पे बन रहा है। अगर मान लो यहां से एक लाइन हम पास करें तो एक कोष्ठ ये बन रहा है, एक कोष्ठ ये बन रहा है, फिर ऐसे यहां पे एक कोष्ठ ये बन रहा है, एक कोष्ठ ये बन रहा है। ठीक है, तो एक परागकोश द्विपालित और द्विकोष्ठी होता है। अभी जो 2 कोष्ठ हैं वो हम एक पाली के संदर्भ में, एक पाली के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। तो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं कि एक परिपक्व परागकोश जो होता है, ये द्विपालित एवं द्विकोष्ठीय होता है।
परागकोश में 2 पालियां और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, तो दो कोष्ठ लिखा हुआ है, ये 2 कोष्ठ जो लिखा हुआ है ये पाली के संदर्भ में लिखा हुआ है। मतलब ये इस तरह से कंफ्यूज मत ही होगा, दो कोष्ठ लिखा है मैंने तो यहाँ तो 4 कोष्ठ अपन को दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो द्विकोष्ठी लिखा हुआ है ये एक पाली के संदर्भ में हमने लिखा है। तो परागकोश जो होता है वो द्विपालित और द्विकोष्ठी कहा जाता है। तो ये परागकोश की संरचना हो गई। अब हम थोड़ा सा और अब डिटेल में जाते हैं लघु बीजाणु धानी को लेके, वहां पे अपन देखते हैं किस तरह से परागकण का निर्माण होता है। ये हमने देखा अभी किस तरह से परागकोश की संरचना है। अब अपन पढ़ते हैं लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ये अपन स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए लघु बीजाणु धानी। देखिए लघु बीजाणु धानी में कुछ विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, और विभाजन करने के पश्चात अंदर यहां पे लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। इनको अपन कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और हर कोशिका में अपना एक केंद्रक होता है। ये मैं कुछ लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाई जो अंदर काफी सारी बनती हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन के पश्चात लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं देखिए, लघु बीजाणु धानी में ऊतकों के विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहां पे जैसे ये मान लो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को अपन कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में अपन उसको कहते हैं MMC। तो यहां पे मैं इसको MMC लिख दे रहा हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके अंदर है केंद्रक, अब इसमें जब विभाजन होगा ये अर्धसूत्री विभाजन दर्शाता है। और हमें पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के आखिरी में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये जो 4 कोशिकाएं होती हैं ये इस तरह से हमको दिखती हैं। ये 1 2 3 4, ये 4 कोशिकाएं हैं, चारों एक जैसी हैं। ये जो 4 कोशिकाएं बन रही हैं इसको अपन कहते हैं लघु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु विकसित होगा और ये आखिरी में बन जाएगा परागकण। मतलब लघु बीजाणु को ही अपन परागकण भी कहते हैं, पर कुछ बाद की अवस्था में। अभी इसमें थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, ये और ज्यादा विकसित होता है, इसमें केंद्रक विकसित होता है। ठीक है, तो अंत में इसको अपन परागकण कहते हैं। अब यहाँ पे जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं
ये जो कोशिकाएं चार हमने बनाई हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ये अभी आपस में चिपकी हुई हैं और इनको जोड़ने का काम एक कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है कैलोज। ठीक है, तो ये जो बीच वाली भित्ति है और ये जो चार परागकण जिसको अपन अभी लघु बीजाणु कह रहे हैं, ये चारों लघु बीजाणु बीच में भित्ति वाले भाग से जो कि कैलोज के द्वारा निर्मित है, और कैलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। तो इससे ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो भित्ति होती है, अपन एक पॉइंट बना के इसको लिख लेते हैं। तो यहां पे देखिए अर्धसूत्रण के पश्चात चार लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कि लघु बीजाणु बनते समय कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री। कौन सा होता है? अर्धसूत्री होता है। और दूसरी बात, यहां पे अर्धसूत्रण 1 और 2 दोनों होंगे तभी तो यहां पे चार कोशिकाएं बन रही है। अगर अर्धसूत्री एक विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं, और वो दोनों कोशिकाएं फिर से एक नए अर्धसूत्री दो विभाजन में प्रवेश करती हैं, जिसके बाद अंत में हमको चार कोशिकाएं मिलती हैं। तो यहां पे चार कोशिकाएं हमको मिल रही हैं। इसके मैं कुछ पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहां पे अपन ने लिखा है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बन गई मात्र कोशिकाएं। अब इसको अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब ये जो चार लघु बीजाणु हैं ये आपस में कैलोस के द्वारा जुड़े होते हैं। कैलोस जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब ये बाद में अलग अलग भी होंगे, तो ये जो कैलोज है इसका घुलना जरूरी है। अगर कैलोज घुलेगा नहीं तो परागकण पृथक कैसे होंगे? तो कैलोज को घोलने के लिए एक एंजाइम काम करता है, कैलेज। और ये कैलेज जो होता है ये टैपेटम द्वारा स्त्रवित होता है। लघु बीजाणु कैलोज के द्वारा जुड़े होते हैं। कैलोज को घोलने के लिए कैलेज एंजाइम काम करता है, जो कि टैपेटम के द्वारा स्त्रवित होता है। तो कैलोज कार्बोहाइड्रेट, उसको घोलने का काम किया कैलेज एंजाइम ने, जो कि टैपेटम द्वारा निकला। अब यहां पे जो आपको संरचना दिख रही है, देखिए चारों लघु बीजाणु एक जैसे दिख रहे हैं। ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं समद्विपार्श्व संरचना, आइसोबायलैटरल संरचना, और ये मोनोकॉट पादपों में दिखाई देती है।
ये समद्विपार्श्व, जिसको अपन आइसोबाइलेटरल कहते हैं, और ये एक बीजपत्री पादपों में दिखती है। कुछ और भी शेप बनते हैं, जैसे एक रफ डायग्राम में बता रहा हूं। एक होता है टेट्राहेड्रल, जिसको अपन ये भी चतुष्क संरचना है। और ये द्विबीजपत्री पादपों में देखी जाती है। अच्छा, ये तो दो शेप हो गए। इसके अलावा भी और भी शेप बनते हैं, जैसे एक रेखीय हो गया, लीनियर हो गया, मतलब उसमें बिल्कुल सीधे सीधे अरेंज हो जाते हैं लघु बीजाणु और परागकण। जैसे इस तरह की संरचना भी दिखती है हमको इसमें। ये होता है रेखीय। और इसके अलावा और भी दो शेप एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एक होता है इस प्रकार का, ठीक है, ये जैसे टी शेप हो गया। और इसी तरह से एक डेकुसेट भी होता है। एक पादप होता है एरिस्टोलोशिया एलिगेंस। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जा रहा हूं इसमें। एरिस्टोलोशिया एलिगेंस, इसमें 5 प्रकार के शेप, 5 प्रकार की आकृतियां यहां पे देखने मिलती है हमें, परागकण जिस तरह से व्यवस्थित होते हैं। कौन कौन सी? एक तो आइसोबाइलेट्रल, दूसरा टेट्राहेड्रल, तीसरा ये रेखीय जिसको अपन ने लीनियर कहा था, एक होती है टी शेप, एक होती है डेकुसेट। ये पांचों शेप जो होते हैं एक पादप में, एरिस्टोलोशिया एलिगेंस में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बस नाम बस ध्यान रखना है कि कोई ऐसा पादप है जिसमें कई तरह के शेप एक साथ थोड़े थोड़े समय के गैप में हमें दिखाई देते हैं, और इस पादप का नाम है एरिस्टोलोशिया एलिगेंस। अब देखिए, ये जो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है क्या, लघु बीजाणु। मैंने अभी बताया था कि लघु बीजाणु परागकण में विकसित होता है। ठीक है, तो अब लघु बीजाणु से परागकण जो बनता है उसकी अपन यहाँ पे संरचना देखते हैं। अब जैसे हमने अभी जो शेप देखा, ये कुछ इस तरह का था। यहां से ये लघु बीजाणु बन गए। इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे लघु बीजाणु जनन। ये कहलाता है लघु बीजाणु जनन, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये लघु बीजाणु यहां से अलग अलग हो रहे हैं। कैलोज भित्ति घुल गई, ये अलग हो गए। अलग होने के बाद ये लगभग गोलाकार संरचना के हमको दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह से। और ये जो गोलाकार संरचना है इसको हम कहते हैं परागकण। ये है परागकण। और परागकण की जब अपन संरचना देखते हैं तो इस परागकण में कुछ भित्ति वाला भाग हमको दिखाई देता है। जैसे ये भित्ति वाला भाग है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है। अंदर यहाँ पे हमें केंद्रक भी दिखते हैं।
और केंद्रक को हम यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक केंद्रक हमें यहाँ दिखता है और एक केंद्रक हमें यहाँ दिखता है। तो ये परागकण के बारे में हम डिटेल में स्टडी आने वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी फिर अपन स्टार्ट करेंगे परागकण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, तो उनको हम एक साथ हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा, जल्दी से मैं रिवाइज कराता हूं। पुष्प क्या है? एक संघनित रूपांतरित प्ररोह है जो जनन का काम करता है, मेन जनन का काम करता है। 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। हमने एंडोशियम को लेके यहाँ पे स्टार्ट किया। एंडोशियम मतलब पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर, पुंकेसर में 2 भाग, तंतु और परागकोश। परागकोश की संरचना अपन ने देखी, 4 उसमें भित्ति वाले भाग हैं। सबसे अंदर वाला भाग जो होता है टैपेटम, टैपेटम पोषण प्रदान करता है। अंदर जो लघु बीजाणु विकसित होते हैं जो बाद में परागकण में बदलते हैं, उनको पोषण देने का काम टैपेटम कोशिकाएं करती हैं। लघु बीजाणुओं का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। एक अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है और ये बाद में परागकण में विकसित होते हैं, और परागकण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में यही रोकता हूं, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास में आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। थैंक यू।